हेलो अमिगोस। टाइम वेस्ट नहीं करना है। 30 सेकंड का नोटिफिकेशन है कि भाई मेक श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोशाला की ऐप का, और बायोशाला की ऐप पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो आप जाइए, तो उसको पे फ्री मटेरियल भी है और वैसा मटेरियल भी है। तो आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका जो फ्री एमसीक्यूज़ है आज की, आज डल जाएगा, तो जा करके आज इस चैप्टर का रिवीजन निपटा करके वहाँ पर एमसीक्यू लगाइएगा। बस इतनी सी बात है। तो चलिए, पिछली वीडियो में हम यहाँ तक ख़त्म कर चुके थे। अब आज जो है इस चैप्टर को यहाँ से निपटा दिया जाए। देखिए, आरएनए होते तो वैसे हज़ारों टाइप के हैं। mRNA, LNC-RNA, mRNA, tRNA, rRNA, MsRNA, बतेरे होते हैं। लेकिन जो हमें ज़्यादा गौर फरमाना है वो 3 तरीके के हैं फ़िलहाल। पहला मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए क्या करेगा? डीएनए से प्रोटीन बनाने के बीच में जो आता है, जो मैसेज डीएनए से प्रोटीन तक लेकर के जाएगा, मैसेंजर आरएनए। और जो प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम पे बनता है। तो जो राइबोसोम को बनाने के काम में आएगा वो हमारा कौन सा है? वो हमारा है आरआरएनए। और राइबोसोम पे अमाइनो एसिड को लेकर के कौन आएगा, ट्रांसफर कौन करेगा अमाइनो एसिड को? वो है टीआरएनए। एमआरएनए क्या है? टेम्पलेट दे देगा। टीआरएनए अमाइनो एसिड लेकर के आएगा। आरआरएनए जो है वो दो काम करेगा, एक तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनवाएगा और दूसरा कैटालिटिकल एक्टिविटी, मतलब कि आरआरएनए ही राइबोजाइम की तरह काम करता है। मतलब आरआरएनए जो कि एंजाइम की तरह काम करेगा वही है जो कि राइबोसोम पे बैठ के पॉलीपेप्टाइड बनवाता है। DNA dependent RNA polymerase, there are a single DNA dependent that catalyzes the transcription of all type of RNA। भाई जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें मोटा माटी 3 से 4 टाइप के RNA पॉलीमरेज मिलते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर में केवल एक ही तरीके का RNA पॉलीमरेज मिलेगा। तो ये जो हम देख रहे हैं सिग्मा, रो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हो रही हैं किसमें? बैक्टीरिया में। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो आपको बताया ही नहीं गया है एनसीईआरटी में। जो है आपके पास वो क्या है? बैक्टीरिया का है। तो आपके पास क्या है कि पूरा का पूरा डीएनए है। डीएनए में हमने बात की थी कि किस तरीके से एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं प्रमोटर, और प्रमोटर पे आकर के बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा अंधा है। उस अंधे को सही जगह पर बिठाने के लिए एक और प्रोटीन चाहिए होता है, उसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर वाला प्रोटीन। सिग्मा फैक्टर वाला प्रोटीन जब आरएनए पॉलीमरेज पे चिपकता है तो आरएनए पॉलीमरेज को जैसे आंखें मिल गई हों, अब ये बिल्कुल सही जगह पर जाकर के बैठेगा, प्रमोटर पे जाके बैठेगा। हम जब टेस्ट ट्यूब में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और क्या करें कि सिग्मा फैक्टर को न दें, केवल और केवल आरएनए पॉलीमरेज को दें, तो आरएनए पॉलीमरेज उल्टी सीधी जगह बैठ जाता है और आरएनए बनाने लगता है कि यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। लेकिन सिग्मा फैक्टर होगा तो केवल प्रमोटर पर बैठेगा। सिग्मा फैक्टर के होने से प्रमोटर पर बैठने का जो स्टेप है उसको कहते हैं इनिशिएशन। अगला है कि वो आरएनए को, भाई जैसे ही सिग्मा फैक्टर का काम था प्रोमोटर पर बिठा दिया, काफ़ी है। जैसे ही इलॉन्गेशन शुरू होगा सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज को केवल पॉलीमराइज करना है, वो पॉलीमराइज करता चला जाएगा, और पॉलीमराइजेशन वाला जो स्टेप होता है उसको कहते हैं इलॉन्गेशन। जिस तरीके से सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत थी डीएनए पे चढ़ने के लिए, उसी तरीके से उतरने के लिए रो फैक्टर की ज़रूरत होती है, जो कि आपके आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। तो यह है आपका टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो मान लीजिए कि ये आपका पूरा का पूरा डीएनए था। डीएनए से आपने क्या किया? डीएनए से पहले आपने सबसे पहले क्या करवा दिया? अपना जो आरएनए है जिसको हम कहते हैं एचएनआरएनए। अभी आपने एमआरएनए नहीं बनवाया है, आपने एचएनआरएनए बनवाया है। एचएनआरएनए बनवाने के बाद 3 प्रोसेस और होते हैं, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। कैपिंग के अंदर में उस एचएनआरएनए के ऊपर आप क्या लगवा देते हैं? कैप लगवा देते हैं। 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप होती है, और एक टेल लगवा देते हैं जो कि पॉली ए वाली टेल होती है। तो ये हेड मतलब कि कैप लग चुकी है और ये टेल लग चुकी है। और कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होंगे जो हमें चाहिए,
जैसे कि ये हरे वाले सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 5 6, और कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होंगे जो हमें नहीं चाहिए, जैसे ABCDEF। तो जो हमें सीक्वेंस नहीं चाहिए उन्हें हम बाहर निकलवा देंगे, और जिन सीक्वेंसेस को हमने बाहर निकलवाया है उन्हें इंट्रॉन कहते हैं। और जो जो हिस्सा हमने रख लिया है 1 2 3 4 5 6 7, वो एक्सॉन कहलाता है। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं आपके, इसे याद रखना है। तो ऊपर जो डायग्राम में हमने पढ़ा वही एनसीईआरटी बोल रही है कि आरएनए पॉलीमरेज खुद ब खुद डीएनए को खोल लेता है। जैसे कि वहाँ पर रेप्लिकेशन में हेलिकेज की ज़रूरत पड़ रही थी, यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ खुद ब खुद आरएनए पॉलीमरेज खोल लेगा डीएनए को। एक बार जैसे ही वो टर्मिनेशन वाले रीजन पे पहुँचता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज, तब वो वहाँ से गिर जाता है। और जब वो गिर जाता है रो प्रोटीन की मदद से, तो उसको कहते हैं टर्मिनेशन। 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तीनों स्टेप हमने पढ़ लिए हैं। इनिशिएशन फैक्टर आप जानते हैं कि सिग्मा फैक्टर जो है वो स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। दीज फैक्टर ऑल्टर द स्पेसिफिसिटी। हमने बात की कि किस तरीके से सिग्मा फैक्टर नहीं देंगे तो इधर उधर बाइंड करेगा। इनिशिएशन फैक्टर इनिशिएशन के काम में आता है, टर्मिनेशन फैक्टर टर्मिनेशन के काम में आता है, और स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। देखिए, बैक्टीरिया के अंदर में एमआरएनए को, जो आपने डीएनए से आरएनए बनवाया है, उसको किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यूकैरियोट्स में पड़ती है। ऊपर जो हमने प्रोसेस पढ़ा था वो यूकैरियोट्स का था। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों के दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड हो जाएंगे आपके किसमें, बैक्टीरिया के अंदर में। ये जो आप प्रोसेस पढ़ रहे थे, टर्मिनेशन, ये सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, ये सब बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया के अंदर में आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में होती है। और यूकैरियोट्स में जो प्रोसेसिंग होती है, 2 प्रोसेस जो और हैं वो है आपका कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। पहला स्टेप देखते हैं कि एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज, एटलीस्ट 4-5 भी हैं, इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनल्स, के आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में अलग आरएनए पॉलीमरेज है, और क्लोरोप्लास्ट में भी मिल जाता है, साइटोप्लाज्म में भी मिल जाता नहीं है न्यूक्लियस में मिल जाता है। अब इसी तरीके से पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है आपको आरएनए पॉलीमरेज की, कि आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, 2 क्या करता है, 3 क्या करता है, केवल याद रखने वाली बात है। ये देखिए, यह है यूकैरियोट्स का, जो हमने अभी ऊपर देखा था कि यूकैरियोट्स के अंदर में आरएनए पॉलीमरेज जब आपका आरएनए बनाता है, तो आप देखिए कि उसके अंदर में 2 काम और करने पड़ते हैं। पहला काम है स्प्लाइसिंग का। स्प्लाइसिंग के अंदर में ये जो इंट्रॉन वाले पार्ट हैं, जो स्किन कलर वाला पार्ट है, इसको निकाल करके फेंकना पड़ेगा, और पीला पीला वाला पार्ट ही हम अपने पास रखेंगे केवल और केवल। और दूसरा पार्ट है कि किस तरीके से जो 2 काम और करने पड़ेंगे, टेल लगानी पड़ेगी। ये देखिए, पॉली टेल लगाई गई है हरे रंग की, और एक कैप लगाई गई है 5 मिथाइल, अच्छा 5 मिथाइल, अच्छा नहीं 5 डैश एंड पे है, और नाम इसका वही है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी कैप है, और पॉली ए की टेल है। ये किसके अंदर में होता है, ये होता है आपका यूकैरियोट्स के अंदर में। आगे आपको लिस्ट दी गई है खाली कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो ये बनवाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 ये बनवाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 ये बनवाता है, बस। ओके, तो दूसरा पैराग्राफ हमको क्या बोल रहा है कि स्प्लाइसिंग के बारे में बोल रहा है, जो हम अभी डिस्कस कर चुके थे कि इंट्रॉन जो चीज़ होती है उसको तो निकाल करके फेंक देंगे, एक्सॉन को रख लेंगे। स्प्लाइसिंग इसी चीज़ को कहते हैं कि इंट्रॉन को निकाल दिया और एक्सॉन को रख लिया। अगला है कैपिंग, भी हम देख चुके हैं, जिसमें 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगा दी जाती है 5 डैश एंड पे। अगला है टेलिंग। टेलिंग के अंदर से अंदर 200 से 300 एडेनिन के जो है वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर होता है कि वही देखो, जब आप ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन करते हैं तो ऊपर वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको पढ़ के, आप टेम्पलेट को पढ़ के आप सामने की तरफ नाइट्रोजनस बेसिस लगाते हैं। यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट नहीं है, टेम्पलेट से इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर में बस एडेनिन लगा दिया जाएगा 200 से 300 3 डैश एंड पे, और इसको कह देते हैं टेलिंग।
स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबली एन एंशियंट फीचर ऑफ द जीनोम, कि भाई ये जीन जो है वो इस तरीके से स्प्लिटेड है, इसके कुछ तो हमारे पूर्वजों के अंदर में इसका कुछ तो इस्तेमाल रहा होगा, तब भी वो हमारे अंदर में एग्जिस्ट करता है। स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड के अंदर में आरएनए कैटालिसिस का काम भर भर के किया करता था, और स्प्लाइसिंग जो होती है वो भी जो जो एंजाइम स्प्लाइसिंग को कैटलाइज कराता है वो आरएनए ही होता है। इसलिए चूंकि स्प्लाइसिंग में आरएनए इस्तेमाल होता है एंजाइम की तरह, इसलिए ये आरएनए वर्ल्ड को शो करता है, आरएनए वर्ल्ड का डोमिनेंस को बताता है। अगला जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के बारे में देखेंगे भाई। जेनेटिक कोड आइडिया यही है कि देखिए जो पूरा का पूरा हमारा डीएनए का सीक्वेंस होता है या आरएनए का जो सीक्वेंस होता है, अब उसको पढ़ा जाना है। अब जो उसको पढ़ा जाना है तो उसको कैसे पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, वो चीज़ सारी यहाँ डिस्कस करेंगे। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के वक्त तो भैया कॉम्प्लीमेंटेरिटी बहुत अच्छे से काम कर जाती है, समझ में आता है कि डी रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, लेकिन अमाइनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड से अमाइनो एसिड बनने के वक्त में कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा पेचीदा रहा। लेकिन वही बात कि हम कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं, तो हमने देखा कि भैया जो बदलाव आ रहे थे न्यूक्लिक एसिड के अंदर में, कि अगर मैं डीएनए के सीक्वेंस के अंदर में कुछ बदलाव ला दूं, एक म्यूटेशन कर दूं, तो बदलाव मुझे अमाइनो एसिड के लेवल पर भी नज़र आ रहा था। और वहाँ से शुरुआत हुई ये बात समझने की और ये बात जानने की कि जेनेटिक कोड के जो मेरा डीएनए पर जो लिखा हुआ है ATCG, उसको किस तरीके से पढ़ा जाए और वो किस तरीके से बनाता है अमाइनो एसिड, इसकी डिसाइफरिंग शुरू हुई। डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड बहुत ही खतरनाक चैलेंज था। इसके अंदर में 3-4 साइंटिस्ट का मेन रोल आएगा। क्या है? पहला, सबसे पहले जॉर्ज गमाओ जो कि फिजिसिस्ट थे, उन्होंने अपनी सारी कैलकुलेशन करके दिखा दी। उन्होंने बोला देखो भैया हमारे पास है 4 बेस ACTG, ठीक है, ACTG हैं हमारे पास, और इसका अंदाज़ा लगा जाए तो हमारे पास अगर आप देखें तो हर एक जो हमारे पास तकरीबन 20 अमाइनो एसिड हैं, ये भी हमें पता है। तो हमें एक तरफ जो जानकारी हमारे पास मौजूद है वो ये कि हमारे पास 4 बेसिस हैं ATCG और हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है, ये तो पता ही है। अब इनकी कोडिंग कैसे हो रही है? कोडिंग इस तरीके से हो रही है कि हर एक जो शब्द है वो ट्रिपलेट से कोड होता है, मतलब कि यहाँ अगर ये मेरा डीएनए है, ये मेरा आरएनए है, तो हर एक 3 जो शब्द होते हैं UGC, UUU, GCU, ये जो है जो पढ़ा जाता है, जो अमाइनो एसिड बनेगा वो 3 को पढ़ करके बनेगा। UGG जो है वो कोड करता है ट्रिप्टोफैन को, UUU कोड करता है फिनाइल एलेनिन को। तो इस तरीके से ये बात पता चली कि अच्छा 3 है, तो यहाँ पर भी ATCG आ सकता है 4, यहाँ पर भी ATCG आ सकता है 4, यहाँ पर भी ATCG आ सकता है 4। तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो टोटल 64 मेरे पास क्या होंगे, ये रहे। तो मेरे पास टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टोटल मेरे पास 64 जो हैं वो मिल जाएंगे, मेरे पास ट्रिपलेट आ जाएंगे मेरे पास 64। और इन 64 के अंदर में, हाँ ठीक है 64 है, ठीक है यही है, ये इतनी ही बात, जितना NCERT लिखेगी उतना स्टेप पे करते रहेंगे। और प्रूफ कि भैया कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट है, मतलब कि 3-3 के पार्ट में डीएनए और आरएनए को पढ़ा जाता है, 3-3 के पार्ट में। और ये जो 3-3 के जो पार्ट हैं ये पढ़ा जाता है, ये बात को बताया था हरगोविंद खुराना ने। आगे चलते हैं, और उनकी यही जानकारी हमको आरएनए के सिंथेसिस करने में और होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बनाने में मदद किया। मतलब कि क्या किया हमने ऐसा किया कि हमने ऐसा आरएनए बना दिया जहाँ पे लिखा हुआ था ए 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 ए, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा हमने होमोपॉलीमर बना दिया, ए ए ए ए ए ए ए ए ए। तो हमारे पास इधर से ए का क्या, ए का मान लो कि ऐसे था, तो ए का देख लेते हैं हम इसमें क्या बनता है। तो ए देखें, ए इधर है, ए इधर है, ए का लाइसिन। तो ए से अगर मैंने एक ऐसा आरएनए का टुकड़ा बनाया जिसमें केवल और केवल क्या लिखा हुआ, ए,
तो उस यहाँ पर जो प्रोटीन मैंने बनता हुआ देखा, उसके अंदर में मैंने क्या देखा, लाइसिन 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 ऐसा देखा। तो इस तरीके से होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बना करके हरगोविंद खुराना ने ये बात बताई कि अच्छा वो जो है वो तीन तीन के सेट में जो है वो पढ़ा जाता है आरएनए को। मार्शल नीरेनबर्ग ने बताया कि सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प टू कोड टू डिसाइफर, कि भैया उन्होंने कि अब तक जो है आपका जो प्रोटीन बनते हैं वो सेल के अंदर बनते हैं, तो क्या ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस हमने अभी डिस्कस किया आरएनए से अमीनो एसिड बनाने वाला जो प्रोसेस है, क्या इसको इस तरीके से करवाया जा सकता है कि उस सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर में हमारे पास ये प्रोटीन बन जाए? तो ये काम करवाया था नीरेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम बनवा करके। अगले हैं हमारे पास सेवेरो और ओकोआ। तो जैसे सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बनाने का जो आइडिया है वो नीरेनबर्ग भाई साहब से आ रहा था, उसी तरीके से सेवेरो ओकोआ जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, वहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम हाथ लगा। वो एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इस एंजाइम की मदद से हम सेल के बगैर टेस्ट ट्यूब के अंदर में अपनी मर्जी का आरएनए का सीक्वेंस बना सकते थे। तो बड़ा बेहतरीन चीज़ हो गई कि भैया पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, कि भैया कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए सामने पढ़ने के लिए। जैसे भाई सेल के अंदर में तो सामने यहाँ पढ़ेंगे तो सामने जा करके आरएनए लिखेंगे ना, तो यहाँ कोई सामने पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जिसको पढ़ा जाता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। उसके बगैर ही हमने अपनी मर्जी का आरएनए सीक्वेंस बना लिया, और जब हम अपनी मर्जी का आरएनए सीक्वेंस बना लेंगे तो देख लेंगे कि क्या प्रोटीन बन रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये कोडॉन जो है ये बनाता है, ये फलां कोडॉन ये बनाता है। और फिर हमने क्या बना दी, हमने पूरी की पूरी उसकी टेबल बना दी। ये वाली टेबल है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है, कि सेलिएंट फीचर जेनेटिक कोड के हमें क्या मिले। भाई 61 कोडॉन थे, मान लिया ये सारे 61 कोडॉन हैं, इनमें से 64 मिले टोटल, और 64 में से 61 जो हैं वो आपके अमाइनो एसिड बनाते हैं, और जो 3 हैं वो स्टॉप कोडॉन बनाते हैं, जिसका नाम है UAA UGA। ठीक है, तो ये UAA UGA ये जो है UAG ये जो है स्टॉप कोडॉन है। कोड जो है डीजेनरेट है, मतलब कि ऐसा है कि एक ही अमाइनो एसिड जो है एक से ज़्यादा कोड से बन जाएगा। देखिए ये चारों के चारों कोड जो हैं ल्यूसीन ही लगा रहे हैं। इसके अलावा अगला है कि कॉन्टीन्यूस फैशन में पढ़ा जाता है कि ये जो DNA ये जो RNA का टुकड़ा है इसको ऐसे बिना किसी पंक्चुएशन, बिना किसी कॉमा, बिना किसी स्पेस, बिना किसी फुल स्टॉप के पढ़ा जाता है। ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। अगर आपने यहाँ से यू ये वाला यू हटा दिया तो फिर ये इन तीनों को पढ़ने लगेगा, फिर ये इन तीनों को पढ़ने लगेगा, इस तरीके से कि कॉन्टीन्यूस फैशन में इसको पढ़ा जाता है। यूनिवर्सल है भाई, अगर मेरे में GCG एलेनिन बना रहा है तो आप में भी एलेनिन ही बना रहा है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और कुछ एक्सेप्शन हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ प्रोटोजोआ के अंदर में एक्सेप्शन मिल जाएंगे। AUG नामक जो कोडॉन है उसके 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन ये कि वो मीथियोनिन को कोड कर देगा, और दूसरा वो कि वो इनिशिएटर कोडॉन है, मतलब कि इनिशिएशन के हर एक RNA के अंदर में पहला 3 कोडॉन AUG ही लिखा होगा हर एक RNA के अंदर में, क्योंकि इसके बगैर जो राइबोसोम है वो सिंथेसिस प्रोटीन का स्टार्ट करेगा नहीं। अब इसका क्या मतलब है कि हर एक प्रोटीन का पहला अमाइनो एसिड मीथियोनिन होता है? नहीं, हटा दिया जाता है ज़्यादातर में से। अगला म्यूटेशन की बात करेंगे। कह रहा है कि चैप्टर नंबर 5 में तुमने देखो म्यूटेशन तो पढ़ के आए हो, अगर बहुत ज़्यादा कुछ डिलीशन हो जाए क्रोमोसोम का या DNA के सेगमेंट का तो वो बहुत अच्छे तरीके से दिख जाता है, बड़ा साफ नज़र आ जाता है। इट में रिजल्ट इनटू लॉस और गेन ऑफ फंक्शन, के भाई अगर आपने DNA का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ दिया है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो पंगे होंगे, कुछ ना कुछ लॉस और गेन होगा फंक्शन का, वो आपको दिख जाएगा। लेकिन पॉइंट म्यूटेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन पॉइंट म्यूटेशन का एक ऐसा एग्जांपल जिसमें ये चीज़ बड़े अच्छे से दिखती है, उसका एग्जांपल हमें यहाँ दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा हुआ है, कि जिसके अंदर में क्या हुआ था कि बीटा ग्लोबिन, भाई हमारे शरीर में ब्लड है, ब्लड के अंदर में RBC है, RBC के अंदर में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन बना है 4 ग्लोबिन चेन का, 2 अल्फा 2 बीटा। तो यहाँ बीटा वाले के अंदर में ग्लूटामेट जो है वो वेलिन से बदल जाता है, और उसकी वजह से जो RBC सिकुड़ जाती हैं तो सिकल सेल शेप हो जाती है, उनको तो वहीं से नाम आया है सिकल सेल एनीमिया।
यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से म्यूटेशन असर डाल सकते हैं कि राम हैज़ रेड गैप 3 3 3 3, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, आपने बीच में एक इंसर्शनल म्यूटेशन कर दिया, आपने बी फालतू डाल दिया, तो आप कैसे पढ़ा जाएगा, राम हैज़ BREDCAP, इस तरीके से। अगर आपने 2 इंसर्शनल म्यूटेशन कर दी तो भी रीडिंग फ्रेम, इसको कहते हैं रीडिंग फ्रेम, 3 3 3 3 3 का जो मेरा रीडिंग फ्रेम था वो बदल गया। 2 डाला मैंने तो भी रीडिंग फ्रेम जो है वो बदल जाएगा। लेकिन अगर मैंने 3 डाले तो रीडिंग फ्रेम नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि फिर आराम हैज़ BIG रेड कैप। तो अब यहाँ पर एक नया फंक्शन आ गया, एक नया फंक्शन एक्वायर हो गया कि अगर 3 के ट्रिपलेट में डाला जाए तो फिर उतनी खराबी नहीं आएगी जितनी खराबी 2 या 1 डालने पर आएगी। बस इतना है कि 3 इंसर्ट करने पे उतनी खराबी नहीं आएगी जितनी खराबी 1 या 2 डालने पर आएगी। ओके, तो बस यही है कि आप हो सकता है कि अलग अलग म्यूटेशन जो हैं इस तरीके से अलग अलग पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग तरीके के सीक्वेंसेस बना सकती हैं, और गलती से कभी कभी कोई सीक्वेंस जो है समझदारी वाला बन जाता है। तो ये सेम था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, हमने देख ली इंसर्शनल डिलीशन। तो ये सेम काम इंसर्शन के लिए देखा, सेम काम डिलीशन के लिए भी हो सकता है। अगला है हमारा tRNA। tRNA क्या है? वही tRNA जो वही हमारे mRNA को पढ़ेगा। पहली बात तो mRNA को पढ़ेगा, और mRNA को पढ़ने के अलावा अमाइनो एसिड को भी लेकर के आएगा राइबोसोम तक, जिससे कि प्रोटीन बनवाया जा सके। ये वाला काम किया जाएगा। आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। इट वॉज क्लियर फ्रॉम फ्रांसिस क्रिक ने ये बताया था कि भैया किस तरीके से ये जब पहले से ही ये प्रपोजिशन कोड का आ गया था कि दैट देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म टू रीड द कोड, कि कोई ना कोई तरीका होगा जिससे कि हम mRNA को पढ़ पाते होंगे। अब चूंकि अमाइनो एसिड का कोई स्पेसिफिक खुद में अमाइनो एसिड जो है नहीं पढ़ सकते mRNA को, तो कोई ना कोई बीच में आपका कोई अडेप्टर मॉलिक्यूल होगा। ये समझ लीजिए अडेप्टर का मतलब क्या होता है याद, मतलब पुराने वीडियो गेम जो आते थे उसके अंदर में, क्योंकि करंट इतना तेज़ी से आ रहा है तो उसको करंट को हल्का करने के लिए एक अडेप्टर लगाया जाता था बीच में कि करंट जो है धीरे से आए। आपका वो अडेप्टर मॉलिक्यूल है एक तरीके से। तो 2 चीज़ों के बीच में कि अमाइनो एसिड और mRNA के बीच में इसके लिए अडेप्ट करवाने वाला, mRNA को अमाइनो एसिड के लिए अडेप्ट करवाने वाले को क्या कह देंगे? अडेप्टर कह देंगे, कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा है tRNA। एक तरफ तो वो कोड को रीड कर सकता है, तो एक तरफ तो किस तरीके से रीड कर रहा है? कोड को रीड कर रहा है, mRNA पे जो कोड लिखा है उसको पढ़ सकता है, और दूसरी तरफ वो अपने ऊपर अमाइनो एसिड चिपकवा सकता है। और ध्यान रहे कि अमाइनो एसिड जो है 3' एंड पे चिपका होता है। अब tRNA का साइज इतना छोटा होता है कि वो पॉलीमर की तरह बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होते हैं, पॉलीमर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एंटेंगलमेंट करके एक बड़ा गुच्छा बना लेते हैं और इनसॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन tRNA इतना छोटा होता है कि ये सॉल्युबल रहता है, तो tRNA का दूसरा नाम सॉल्युबल RNA भी है। और हाउएवर इट्स रोल एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल बहुत बाद में पता चला था। तो पहले लोगों को पता था कि हाँ tRNA कोई तो चीज़ है जो घूम रही है साइटोप्लाज्म में। बाद में देखा लोगों ने, अच्छा ये तो ये काम कर रहा है। tRNA के स्ट्रक्चर के अंदर में एक लूप होता है, ये वाला एक लूप होता है, इसको कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। हमने अभी बात की थी कि mRNA को पढ़ा जाता है, और mRNA को जो पढ़ा जाता है वो ट्रिपलेट में पढ़ा जाता है। जो ट्रिपलेट का दूसरा नाम है उसको बोलते हैं कोडॉन, और कोडॉन के एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे है तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी कोडॉन। तो mRNA के ऊपर जो ट्रिपलेट में पढ़ा जाता है वो कोडॉन है, और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में जो पढ़ा, जिसकी वजह से tRNA पढ़ेगा, उसको एंटी कोडॉन बोल देंगे। इट इज ऑल्सो हैज़ एन अमाइनो एसिड एंड टू द एक्सेप्टर एंड, तो 3' एंड वाले आर्म पे उसके अमाइनो एसिड भी मौजूद होगा। tRNA हर एक अमाइनो एसिड का अलग अलग है, जितने अमाइनो एसिड उतने तरीके के कम से कम tRNA आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं फॉर अनदर स्पेसिफिक tRNA इज इनिशिएटर tRNA, नो tRNA फॉर स्टॉप कोडॉन। ठीक है, AUG के लिए यहाँ पे अगर AUG है तो AUG के लिए पहला tRNA तो आ जाएगा जिसको कहेंगे इनिशिएटर tRNA। AUG के लिए tRNA मौजूद है, लेकिन जो स्टॉप कोडॉन होते हैं UAA, UGA, UAG, उनके लिए कोई tRNA मौजूद नहीं है। उसके लिए प्रोटीन आता है, वहाँ पे रिलीज फैक्टर आते हैं। वो रिलीज फैक्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो देखेंगे। तो बस इतना याद रखिएगा कि
AUG के लिए तो tRNA मौजूद है, इनिशिएटर tRNA, लेकिन स्टॉप कोडॉन के लिए कोई स्टॉपर tRNA जैसी चीज़ नहीं होती है। tRNA का 2 स्ट्रक्चर होते हैं। 2D में देखेंगे तो आपको क्लोवर लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके का क्लोवर लीफ जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा किसके अंदर में। लेकिन अगर आप उसको 3D में देखेंगे तो वो आपको इस तरीके से इन्वर्टेड एल करता हुआ जैसे ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। 2D में क्लोवर लीफ, 3D में ये देखिए ये रहा ना, हाँ 3D में जो है वो इन्वर्टेड एल और इसके अंदर में क्लोवर लीफ जैसा स्ट्रक्चर। ये आपका एंटीकोडॉन लूप, ये आपका एक्सेप्टर आर्म पे हमेशा CCA लिखा होगा 3' एंड पे, जहाँ पर अमाइनो एसिड चिपका हुआ होगा। अगला प्रोसेस है हमारा ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन देख लेते हैं पहले यहाँ अपने लेवल पे ट्रांसलेशन ख़त्म कर लेते हैं। भाई हमारे पास प्रोकैरियोट्स का भी राइबोसोम है, यूकैरियोट्स का भी राइबोसोम है, 70S और 80S। 70S बनता है 50 और 30S से, 80S बनता है 60 और 40S से। इनके रिस्पेक्टिव कौन कौन से RNA की वजह से ये वाला राइबोसोम बनता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि पता होना चाहिए, बस एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले क्या कराया जाता है, सबसे पहले चार्जिंग ऑफ tRNA होती है। हमारे पास एक tRNA सिंथेटेज करके एंजाइम है, tRNA सिंथेटेज ये रहा, और हमारे पास अमाइनो एसिड है, और हमारे पास tRNA है। तो स्पेसिफिक tRNA जिस अमाइनो एसिड से, जैसे AUA जो है टायरोसिन के लिए है, तो AUA अगर यहाँ मौजूद है तो AUA टायरोसिन वाला अमाइनो एसिड दोनों यहाँ पर आकर के चिपकेंगे और चिपक करके ATP का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस ATP के इस्तेमाल से, ध्यान से समझिए कि इस ATP के इस्तेमाल से अब आपने जब इन दोनों को चिपका दिया है तो इन दोनों के अंदर में एनर्जी जो है समाहित कर दिया है, आपने इसको चार्ज कर दिया है, आपने इसके अंदर में एनर्जी डाल दी है। और एनर्जी का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हम पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। तो इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA। तो पहला आपका यहाँ पर यही दिया हुआ है, चार्जिंग ऑफ tRNA। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलेशन क्या है। अमाइनो एसिड को पॉलीमराइज किया जाएगा, प्रोटीन बनवाएंगे। mRNA के ऊपर जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को राइबोसोम पढ़ेगा और क्या बनवाएगा, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड या प्रोटीन बनवाएगा। और देखिए अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए, और पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये एनर्जी आती है आपका जब हम tRNA के ऊपर अमाइनो एसिड को चिपकाते हैं। तो जब फर्स्ट फेज जो है कौन सा होता है, जिसमें हम एक्टिवेटेड करते हैं ATP की प्रेजेंस में, हम लिंक करते हैं tRNA को उसके अमाइनो एसिड से, और जब हम लिंक करते हैं तो उसके अंदर में एनर्जी चली जाती है और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए कि चार्जिंग ऑफ tRNA हमने कर दी, हमने tRNA के ऊपर अमाइनो एसिड लगा दिया है। जब ऐसे 2 tRNA एक दूसरे के बहुत करीब लाए जाएंगे तब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो अब समझ में आया कि चार्जिंग क्यों करवा रहे थे, तो ये चार्जिंग की वजह से हमने एनर्जी डाल दी। और जब ऐसे दो tRNA जिनके ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ है उनको बहुत करीब ले आएंगे, जो कि राइबोसोम में होगा, वो दोनों के दोनों का जो अमाइनो एसिड है वो आपस में चिपक जाएगा। ये रहा मेरा सबसे पहले क्या होगा, ये है मेरा mRNA जा कर के बाइंड करता है स्मॉलर सब यूनिट पे बाइंड करेगा मेरा mRNA। और मेरा जो AUG है, ध्यान दीजिए AUG है, वहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, tRNA आ जाएगा। और tRNA आने के बाद क्या आ जाएगा, मेरा पूरा लार्जर सब यूनिट आ जाएगा। ये लार्जर सब यूनिट आ गई। लार्जर सब यूनिट में 3 साइट होती हैं। A साइट जिसको अमाइनो एसाइलेशन साइट कहते हैं, जहाँ पर tRNA आके घुसता है। दूसरी है P साइट, जहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी। और P साइट पर अमाइनो एसिड छोड़ करके tRNA जो है E साइट पे आ जाएगा, एग्जिट साइट पे, और यहाँ से जो है बाहर निकल जाएगा। तो बस इतना ही है। तो प्रोकैरियोटिक का ये हमें देखना है अभी फ़िलहाल। तो आइए ज़रा प्रोसेस को देख लेते हैं। ये तो इनिशिएशन हो गया है ना। अच्छा चलो बता ही देते हैं। जैसे इनिशिएशन यहाँ पर, अच्छा सेम ही है, ठीक है नहीं, हाँ हम NCERT तक ही सीमित रखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अब आपका यहाँ तक का तो स्ट्रक्चर बन गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो ये वाली जो चीज़ है, ये वाला यहाँ पर पढ़ करके tRNA आ जाएगा। तो यहाँ लिखा था UUU, और UUU को पढ़ के आ गया AAG, और AAG जब अंदर घुस गया तो आप जानते हैं कि जब 2 चार्ज्ड अमाइनो एसिड को एक दूसरे के बहुत करीब लाया जाता है तो वो आपस में, ये उनके जो अमाइनो एसिड हैं वो आपस में चिपक जाते हैं।
तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये वाला जो था यूएसी वाला जो था, यूएसी वाला जो है वो कूद के कहाँ जाएगा, ई साइट पे आ जाएगा। और जो मेरा ये पूरा का पूरा फिनाइल एलेनिन वाला जो पूरा का पूरा अमाइनो एसिड और टीआरएनए है, ये कूद कर पी साइट पे आ जाएगा। तो ये गया इधर, अपना अमाइनो एसिड छोड़ के इधर आ गया ई साइट पे, और ये आ गया इधर। अब उसी तरीके से क्या होगा, अब ये निकल जाएगा बाहर और यहाँ पर अगला अंदर घुसेगा। आप देख रहे हैं कि अगला अंदर यहाँ घुस गया, ये देखिए ये निकल गया है बाहर, ई साइड से ये बाहर निकल गया है। और ये वाला जो है यहाँ पे घुस गया है। यहाँ पे लिखा था CUG, और CUG के ऑपोजिट होता है GAC, और GAC वाला ही अंदर आएगा। अब दो अमाइनो एसिड को जैसे ही करीब ला दिया जाएगा, वैसे ही अमाइनो एसिड का जो ये दोनों जो हैं चिपक जाएंगे, और इसी तरीके से चलता जाएगा और पी साइड पर पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो बनती चली जाएगी। और फिर क्या होगा, आखिरी में क्या होगा, जब UAG, UGA, UAA आएंगे तब tRNA नहीं आएगा, तब एक रिलीज फैक्टर या एक प्रोटीन आएगा। और जैसे ही रिलीज फैक्टर या प्रोटीन आता है, सब कुछ बिखर जाएगा। पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाएगा, RNA अलग हो जाएगा, लार्ज सब यूनिट अलग हो जाएगी, रिलीज फैक्टर सब अलग हो जाएगा, सब अपना अपने घर चले गए। तो बस फटाफट से एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि भैया दो एनर्जेटिकली फेवरेबल ऊपर वाली लाइन के दो अमाइनो एसिड जब क्लोज में आएंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। भाई कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो राइबोजाइम है। राइबोसोम के अंदर में 80 अलग अलग प्रोटीन है, 2 सब यूनिट हैं, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। स्मॉलर सब यूनिट जो है वो उसके ऊपर mRNA जो है आके चिपकता है, हम जानते हैं। 2 साइट इन द लार्ज, मतलब कि आपका लार्ज सब यूनिट, देयर आर 2 साइट इन द लार्ज सब यूनिट, 3 साइट होती हैं, 2 साइट नहीं होती हैं। और जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, और अपने आप, क्योंकि वो पहले से ही चार्ज्ड हैं। और जो कैटेलिसिस यहाँ पर करता है राइबोसोम के अंदर में, वो हमारा कैटेलिस्ट है rRNA 23S rRNA, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है। RNA दैट फ्लैंक्ड, जो दोनों तरफ से फ्लैंकिंग रीजन में आता है, वो उसको अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं हम। कैप आ जाएगा, उसके बाद अनट्रांसलेटेड रीजन आ जाएगा, फिर AUG आ जाएगा। डायरेक्ट AUG नहीं आता है, AUG से पहले थोड़ा सा RNA ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन जो है वो 5' एंड पर भी होता है और 3' एंड पर भी होता है। अगला है इनिशिएशन के लिए जो mRNA है वो राइबोसोम की स्मॉलर वाली सब यूनिट से जाके बाइंड करता है, और AUG को आइडेंटिफाई किया जाता है आपका किससे, tRNA से, जो हम अभी ऊपर सब डिटेल देख चुके हैं, यहाँ तो बस लिखा हुआ। इलोंगेशन के अंदर में प्रोटीन बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पे बन रहा है कि tRNA और mRNA के बीच में कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। कोडॉन ऐसे ऐसे करके मूव करते चले जाएंगे और अमाइनो एसिड ऐड होते चले जाएंगे। आखिर में रिलीज फैक्टर आता है, जिसकी वजह से टर्मिनेशन हो जाता है ट्रांसलेशन का, जो हमने ऊपर देख लिया पूरा का पूरा। अगला है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखिए रेगुलेशन का मतलब है, जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि भैया आपने या तो क्या मत करो या वो मत करो, रेप्लिकेशन मत करो, तो प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर रेप्लिकेशन कर लिया है तो ट्रांसक्रिप्शन मत करो। ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है वहाँ पे रोक दो, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है वहाँ पे रोक दो। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है वो आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग होती है वो मत करवाओ, या फिर आप उसके बाद जो है आपका जो RNA बन गया है उसको साइटोप्लाज्म में मत आने दो, या फिर साइटोप्लाज्म में भी अगर आ चुका है तो फिर उसके बाद उसको राइबोसोम पे मत जाने दो। मतलब आप अपने जीन के जितने भी स्टेप हैं सारे आप वहाँ पर आपने जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, स्प्लाइसिंग के लेवल पे, साइटोप्लाज्म में मत जाने दो उसके लेवल पे, और ट्रांसलेशन के लेवल पे। आप इतने लेवल पे अपने प्रोटीन को बनने से रोक सकते हैं। बोला कि मान लो कि एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि एक एंजाइम है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ठीक है, उस बीटा गैलेक्टोसाइडेज मतलब प्रोटीन है ये, है ना। ये प्रोटीन अगर है तो इसका एक DNA भी होगा, जीन भी होगा। अब ये जो प्रोटीन है ये बनाया जाता है ई कोलाई के अंदर में, और ये प्रोटीन का काम होता है, ये एक एंजाइम है, इसका काम होता है ये जो है लैक्टोज को तोड़ के गैलेक्टोज और ग्लूकोज में बदल देता है।
इतना बोल रहा है यहाँ पर, इतना बोल रहा है केवल कि ई कोलाई के अंदर में एक एंजाइम मिलता है, ये एंजाइम लैक्टोज को तोड़ के गैलेक्टोज और ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बैक्टीरिया के पास अगर लैक्टोज नहीं है तो फिर मैं इस एंजाइम को बनाऊंगा ही क्यों, इतना बोल रहा है। अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज है ही नहीं, अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज है ही नहीं तो मैं क्यों बनाऊं ये एंजाइम, तो फिर इस एंजाइम को चुप कराना पड़ेगा, और यही हो गया रेगुलेशन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे रेगुलेशन। मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन रेगुलेट द एक्सप्रेशन, ठीक है, कि आसपास की कंडीशन ये बात डिसाइड करेंगी कि पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन, पर्टिकुलर जीन का प्रोटीन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हम जो बच्चे से, एम्ब्रियो से लेकर के अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनने तक हम अपने जीन्स को रेगुलेट ही करते रहते हैं कि कौन सा बनना चाहिए, कौन सा नहीं बनना चाहिए। मेरे हेयर में केराटिन का प्रोटीन बनना चाहिए, मेरे लिवर में नहीं बनना चाहिए, मेरे पैनक्रियाज में इंसुलिन का प्रोटीन बनना चाहिए, मेरे स्किन में नहीं बनना चाहिए। बस प्रोकैरियोट्स के अंदर में जो कंट्रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन का, वो ज़्यादातर ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। तो जो प्रोकैरियोट्स में जो आप कंट्रोल करते हैं, प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ जीन एक्सप्रेशन का जो कंट्रोल किया जाता है वो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन पे किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है हम जानते हैं कि प्रोमोटर पे बाइंड होता है, सबको मालूम है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड होता है। तो ये क्या करते हैं कि प्रमोटर और प्रमोटर के आसपास वाली साइट्स पे जाकर के चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, जो बड़ा ही आसान तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल में नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है कि देखो भाई ऐसा है कि आरएनए पॉलीमरेज के अलावा भी प्रोटीन बनते हैं। अब प्रोटीन जो बन रहे हैं, अगर वो प्रोटीन जो है, अब हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनवाने में हेल्प करता है तो उसको एक्टिवेटर कह देंगे, और अगर उसको बनने से रोकता है तो उसको रिप्रेसर कह देंगे। और ये जो एक्टिवेटर और रिप्रेसर वगैरह हैं, ये जाकर के बाइंड करते हैं ऑपरेटर पे, और वहाँ जाकर के रेगुलेट करते हैं चीज़ों को। तो ये हो क्या रहा है वो फटाफट से मैं आपको अपने लेवल पे बता देता हूँ। लैक ऑपरॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए, बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के पास है लैक्टोज, केवल और केवल लैक्टोज है मान लीजिए। अब लैक्टोज को इस्तेमाल करने के लिए 3 प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांसएसिटाइलेज। अगर ये तीनों के तीनों एंजाइम हैं तब तो लैक्टोज का इस्तेमाल होगा। अगर ये तीनों में से एक भी नहीं है तो लैक्टोज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लैक्टोज बर्बाद हो जाएगा। तो बैक्टीरिया को पता चल गया कि अच्छा ये तीनों एंजाइम जो है मुझे हमेशा साथ में चाहिए होते हैं, तो क्यों ना मैं इन तीनों को साथ में ही बनवाया करूं। तो उसने क्या किया कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन लिया, परमीएज का जीन लिया, ट्रांसएसिटाइलेज का जीन लिया, तीनों के तीनों जो जीन है, तीनों के तीनों जीन को एक जगह रख दिया, और एक जगह रख करके एक ही प्रमोटर और एक ही टर्मिनेटर दोनों को दे दिया कि भैया तुम सारे के सारे एक ही जगह बैठ जाओ। इस चीज़ को ऑपरॉन कहते हैं, जब एक मेटाबॉलिक पाथवे में काम में आने वाले जो प्रोटीन है वो एक बार में ही सिंथेसाइज हों, इस तरीके से आपके डीएनए के ऊपर लगे हुए हैं, इसको कहा जाता है ऑपरॉन। अब देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि डीएनए के ऊपर जो प्रोमोटर वाला रीजन होता है, प्रोमोटर वाले रीजन पे सिग्मा फैक्टर आके चिपकता है, सिग्मा फैक्टर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज चिपकता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। लेकिन यहाँ प्रमोटर के अलावा एक और सीक्वेंस बीच में हमें डालना पड़ेगा जिसका नाम है ऑपरेटर। तो हमारे पास प्रमोटर, ऑपरेटर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज और टर्मिनेटर, ये सीक्वेंस बन जाएगा। ये है मेरा नया ऑपरॉन। अब इतना लंबा लंबा कौन लिखे, तो शॉर्ट नाम दे दो, प्रमोटर, ऑपरेटर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जी, परमीएज वाई, ट्रांसएसिटाइलेज ए और टर्मिनेटर टी। तो अब मैं क्या देखूंगा कि रैंडमली बैक्टीरिया के जीनोम में एक जीन है जिसका नाम है आई, उसका अपना प्रमोटर है, अपना टर्मिनेटर है, और उसने आई जीन ने अपना एमआरएनए बनवा दिया। अब एमआरएनए जाएगा कहाँ, राइबोसोम पे, और राइबोसोम पे जाकर के क्या बनवाएगा, एक प्रोटीन बनवाएगा। ये प्रोटीन को हम रिप्रेसर के नाम से जानते हैं। इसको रिप्रेसर का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये प्रोटीन जो है जाता है ऑपरेटर पे जाके बैठ जाता है, चिपक के बैठ गया, और चिपक के बैठने की वजह से जो मेरा आरएनए पॉलीमरेज है, वो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से इस पर टकरा करके नीचे गिरता रहता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में इसको कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन।
आपने पहले से ही उसको क्या कर रखा है कि रिप्रेसर जो है वो जाकर के चिपक रहा है ऑपरेटर पे और उसको रेगुलेट कर रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज आगे न बढ़ पाए। लेकिन अगर क्या होगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास क्या मिल जाए, आपके पास इसके ऊपर क्या चिपक जाए, इसके ऊपर अगर लैक्टोज हो तो लैक्टोज आकर के रिप्रेसर से चिपक जाता है। लैक्टोज आएगा रिप्रेसर से चिपक जाएगा, रिप्रेसर कहाँ नहीं होगा, ऑपरेटर पे नहीं होगा, तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आसानी के साथ में अपना आरएनए बनवा लेगा। आरएनए बनवा लेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो लैक्टोज है उसको तोड़ने में हेल्प करेगा। इस तरीके से चीज़ें हमने रेगुलेट की। एनसीईआरटी के डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए ये इसका प्रमोटर है, ये आई जीन है, इसका टर्मिनेटर दिखाया नहीं है, तो ये आई जीन हो गया। तो आई जीन ने क्या बना दिया, अपना प्रोटीन बना दिया। अपना क्या प्रोटीन बना दिया, रिप्रेसर बना दिया। रिप्रेसर जाकर के कहाँ जाकर के चिपक जाता है, प्रमोटर ऑपरेटर ZYA, यही लिखा हुआ है, प्रमोटर ऑपरेटर ZYA यही लिखा हुआ है। ये आई जीन है, ये रहा आई जीन। आई जीन से बना रिप्रेसर यहाँ ऑपरेटर पे जाके चिपक गया। अब आरएनए पॉलीमरेज चिपक नहीं पाएगा, वो बार बार गिरेगा। लेकिन अगर आपका इंड्यूसर है, इंड्यूसर क्या होता है, लैक्टोज। लैक्टोज अगर आपका आकर के रिप्रेसर पे चिपक जाए तो अब रिप्रेसर पे अगर चिपक गया तो ऑपरेटर पे कौन बाइंड करेगा, कोई भी नहीं। और ऑपरेटर पे कोई भी बाइंड नहीं करेगा तो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके आपका क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा और आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज ये सब बन जाएंगे। आइए ज़रा एनसीईआरटी से ज़रा क्रॉस वेरीफाई करते हुए चल लें। जेकब और मुनोर ने दिया था ट्रांसक्रिप्शनल के लेवल पर प्रोटीन को बनाने से कैसे रोका जाए या कैसे बनाने दिया जाए, ये हम समझ रहे हैं। और एक से ज़्यादा अगर जीन हो तो उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कह देते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जितने भी जीन हैं उनका जो प्रमोटर है और टर्मिनेटर है वो कॉमन है, और ऐसे ही अरेंजमेंट को ओपरॉन कह देते हैं। लैग ऑपरॉन के अंदर में हमारे पास एक और जीन है जिसको हम जीन आई कह देते हैं, इंड्यूसर कह देंगे। और 3 जीन है ZYA, और आई जीन जो है वो रिप्रेसर के लिए कोड कर रहा है, देख लिया हमने। जी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो एंजाइम है जो डाइसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस करेगा, मतलब लैक्टोज को तोड़ेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। वाई जीन जो है वो परमिएज है, वो आपका परमिएबिलिटी बढ़ाता है, मेम्ब्रेन में जाके लग जाता है ये प्रोटीन और बाहर से लैक्टोज को अंदर भेजता है। और ए जो है वो ट्रांसएसिटाइलेज को कोड करता है और इसका क्या रोल है वो हमें नहीं मालूम है। ऑपरॉन, जीन प्रेजेंट इन ऑपरॉन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन। भाई ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं एक साथ ही चिपकी रहती हैं ताकि अच्छे से फंक्शन कर पाएँ। लैक्टोज जो है उसको, लैक्टोज जो है वो डिसाइड करता है कि चीज़ों को ऑन और ऑफ कैसे करना है। लैक्टोज का दूसरा नाम है इंड्यूसर। इंड्यूसर रिप्रेसर से अगर चिपक जाएगा तो ऑपरेटर खुला हो जाएगा और यहाँ आरएनए बन जाएगा। लैक्टोज को प्रोवाइड करने पर लैक्टोज जो है वो परमिएज के ज़रिए एंट्री लेता है सेल के अंदर में, और फिर जाकर के लैक्टोज जो है वो रिप्रेसर से चिपक जाता है। रिप्रेसर फिर क्या करता है, रिप्रेसर से चिपक जाएगा तो फिर रिप्रेसर कुछ नहीं कर पाएगा, बस इतनी सी बात है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि भैया रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा, और अगर इंड्यूसर ना हो तो रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करेगा ट्रांसक्रिप्शन करने से। और अगर इंड्यूसर है, मतलब अगर लैक्टोज है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज, तो रिप्रेसर जो है वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से आपका जो है ऑपरेटर पे कोई बाइंड नहीं करेगा और इंड्यूसर जो है रिप्रेसर से बाइंड करके रह जाएगा। रिवीजन, ओके। अगला है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर में हमने दो मतलब के तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था, एक सरकारी एक प्राइवेट। तो दोनों ने अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। एक मतलब पॉइंट ये है कि दोनों के दोनों, सरकारी के अंदर में एक व्यक्ति था जिसका डीएनए का सीक्वेंस पूरा पढ़ा जा रहा था, डीएनए के सीक्वेंस को लिखा जा रहा था कि इस व्यक्ति का डीएनए का सीक्वेंस क्या है, और एक प्राइवेट बंदे था उसका भी डीएनए का सीक्वेंस लिखा जा रहा था। सरकारी लोगों ने ये वाली टेक्निक फॉलो की थी। सरकारी जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि एक अलग अलग देशों को अलग अलग क्रोमोसोम पकड़ा दिए कि तुम ये क्रोमोसोम ले लो, तुम वो क्रोमोसोम ले लो, और तुम इसका पता लगाओ कि ये जो क्रोमोसोम जिस डीएनए से बना हुआ है उस डीएनए का सीक्वेंस क्या है।
तो उन्होंने स्पेसिफिक क्रोमोसोम पकड़ा, स्पेसिफिक क्रोमोसोम की स्पेसिफिक साइट पकड़ी, स्पेसिफिक साइट पकड़ करके उसमें जेनेटिक मार्कर वगैरह लगा के और उनका उनका सीक्वेंस निकाल करके सीक्वेंस को कंप्यूटर में डाल के कंप्यूटर में ओवरलैपिंग करके हमने अपना फाइनल सीक्वेंस इस तरीके से निकाला। ये सरकारी काम है। पहले एनसीईआरटी पे चल लेते हैं ज़रा। भैया डीएनए के सीक्वेंस को निकालने की जुगत चल रही है। टू इंडिविजुअल दो अलग अलग लोग जो हैं आप और मैं अपने डीएनए सीक्वेंसेस में आइडेंटिकल नहीं है। हम दोनों 99.9% आइडेंटिकल हैं, लेकिन 0.1% अलग हैं। लेकिन भाई अगर मैं, और इसकी वजह से ये फ़ायदा हुआ कि अगर एक व्यक्ति का डीएनए का सीक्वेंस भी मेरे पास है तो आपका 99.9% जेनेटिक डीएनए का सीक्वेंस मेरे पास आ जाएगा। अब बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो 1990 में शुरू हुआ, 2003 में ख़त्म हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके अंदर में हमने अपने पूरे डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ना चाहा, देखना चाहा कि क्या सीक्वेंस है। हमारा डीएनए का लंबा जो है वो 3 बिलियन बेस पेयर का है। 3 डॉलर भी अगर कोडिंग मतलब कि सीक्वेंसिंग में अगर लग रहे हैं तो $9 बिलियन का जो है प्रोजेक्ट बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद 1000, अगर आप ये बस यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा जीनोम इतना बड़ा है कि इतनी किताबें भर जाएंगी फला फला फला। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर में हमने पूरा का पूरा एक नई फील्ड ऑफ बायोलॉजी को जन्म दिया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसके अंदर में हम कंप्यूटर के अंदर में सीक्वेंसेस को डाल वाल करके स्टडी कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें ये पता चला कि हमारे पास तकरीबन 20-25 हज़ार जीन हैं। हमारे जो 3 बिलियन, हमारा जो है जेनेटिक मेकअप जो है वो 3 बिलियन बेस पेयर लंबा है, और हमने इस सारे इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में डाल दिया। हाँ, इम्प्रूव टूल ऑफ डेटा एनालिसिस के हमारे पास क्या इम्प्रूव्ड टूल हैं डेटा एनालिसिस के, वो आए धीरे धीरे। बेसिकली उसको कल्टीवेट तो क्या ही करेंगे। क्या नाम है, इस टेक्नोलॉजी को हम दूसरी इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर टेक्निक वगैरह जो हमारे पास आएंगी। लीगल सोशल इशू भी अराइज हो सकते हैं कि भैया आज तक हैं वो लीगल और सोशल इशू 2018-17 के अंदर में जिस व्यक्ति ने एड्स रेजिस्टेंट बच्चे बनाए थे, उस व्यक्ति की फंडिंग छीन छान करके उसको जेल में डाल दिया था, फिर वो बाहर भी आ गया मेरे ख्याल से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 साल तक चला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए ने पैसा दिया, वेलकम ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम ने पैसा दिया, इंडिया उसके अंदर में नहीं था, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और अदर कंट्री थे, और 2003 में जाकर के ये प्रोसेस जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ था। अच्छा, इसके अंदर में हमने केवल और केवल ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस की जानकारी ली, हमने नॉन ह्यूमन की भी जानकारी ली कि बिसाइड प्रोवाइड क्लूज फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस कैन लीड टू देयर। भाई डीएनए अगर आपको पता चल जाए तो फिर आप उसका इस्तेमाल हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, बाकी जगहों पर भी कर पाएंगे। तो हमने, और उसके बाद से बैक्टीरिया, यीस्ट, सी एलिगेंस, प्लांट, ड्रोसोफिला, इन सब के ऊपर भी बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं हम। मेथडोलॉजीज, क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया डीएनए के सीक्वेंस को पता करने के लिए। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, हमारे डीएनए के ऊपर ऐसे टैग हैं मौजूद, या ऐसे टैग मौजूद ऑलरेडी होते हैं। वो टैग होते हैं डीएनए का सीक्वेंस, जो ये बताते हैं कि कौन सा हिस्सा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और कौन सा हिस्सा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। डीएनए बहुत बड़ा है, उसका केवल 2% हम एक्सप्रेस करते हैं, और उनको हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग से पहचान सकते हैं। सीक्वेंस विद फंक्शन, सीक्वेंस एनोटेशन के कौन सा हिस्सा क्या फंक्शन कर रहा है उसको सीक्वेंस एनोटेशन बोल देंगे। कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट ऑफ रिलेटिवली, भाई एक जो तरीका प्राइवेट कंपनी वालों ने फॉलो किया वो था शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड। वो ये वाला जो यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा हुआ, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक पर्टिकुलर डीएनए, एक क्रोमोसोम उठाया और उसको गोली मार दी। मतलब मेटाफोरिकली सोचिए, मान ली उसको गोली मार दी, और गोली मारी शॉटगन से। शॉटगन क्या होती है, वो शॉटगन जो होती है वो ऐसे छितरे उड़ा देती है, तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे डीएनए के। उनको रैंडमली क्या किया, सीक्वेंस कर दिया। रैंडमली सीक्वेंस करने के बाद उन्हें कंप्यूटर में डाल दिया, और कंप्यूटर को बोला भाई इसको ओवरलैप कर, और ओवरलैप करके मुझे एक फाइनल सीक्वेंस बना करके दे दे।
रैंडम फ्रेगमेंट में कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े थे और क्या नाम है, इससे मतलब ये बड़ा ही तेज प्रोसेस हुआ, सरकारी जो लोग कर रहे थे उनसे बड़ा तेज प्रोसेस हुआ। लेकिन क्या है कि ये जो टुकड़े हैं उन्हें किसी होस्ट में डालना पड़ता है पहले, तभी आप उसको पढ़ पाएंगे। मतलब आपको इसको या तो पहले से ही मौजूद किसी डीएनए के टुकड़े में डालना पड़ेगा, जो टुकड़े आपने अभी अभी बनाए हैं, तो या तो उसके लिए हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल करते हैं या फिर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है तो सीक्वेंस को जो पढ़ा जाता है, उसके लिए सीक्वेंस को पढ़ने के लिए फ्रेडरिक सेंगर ने हमें एक तरीका बताया था, उसके बेसिस पर हम न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस को पढ़ पाते हैं। कैसे है वो आपके इसमें कोर्स में अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन सेंगर ने ही अमाइनो एसिड, दुनिया में मेरे ख्याल से 4 ही साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जिनके पास 2 नोबेल प्राइज़ हैं, फ्रेडरिक सेंगर उनमें से एक हैं। और वही ऊपर वाला के ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स को कंप्यूटर में डाला और कंप्यूटर को बोला भैया हमें बना करके दे दो। 1 मई मतलब क्रोमोसोम 1 की जो सीक्वेंसिंग है वो 2 मई 2006 में जाके कंप्लीट हुई है और बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। ठीक है, जेनेटिक, हमारे पास 2 तरीके के मैप होते हैं, जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप। जेनेटिक मैप होता है कि मेरे जीन नंबर 1 के बगल में कौन सा है और जीन नंबर 2 के बगल में कौन सा है, एक दूसरे के रिलेशन में मैप होता है। एक मैप होता है ओवरऑल लेवल पे कि क्रोमोसोम में कहाँ है, नीचे है कि ऊपर है। और अलग अलग तरीके के एंजाइम रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब के इस्तेमाल से हम ये सारा काम कर पाए। डीएनए का एक सीक्वेंस ऐसा भी है जिसको माइक्रो सैटेलाइट रीजन बोलते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पर क्या होता है, रिपीटेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन होता है और उसका इस्तेमाल हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए करा है हमने। क्या क्या जानकारी मिली हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से? डीएनए कितना लंबा है, हमारे एवरेज साइज़ हमारे एक जीन का 3000 बेस पेयर है और सबसे लंबा जीन है डिस्ट्रोफिन का 2.4 मिलियन बेस पेयर्स है। हमारे शरीर के अंदर में तकरीबन 30,000 जीन है। लग रहा था कम से कम 80,000 से 1,40,000 होंगे, लेकिन केवल और केवल 30,000 निकला। सभी ऑर्गेनिज्म आपस में 99.9% सेम है। 50% जीन के फंक्शन हमें मालूम नहीं है। पूरे जीनोम में से केवल 2% हिस्सा ही डीएनए का ऐसा है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। और कई जगह हमारे डीएनए के अंदर में बहुत बड़ा हिस्सा है जो अपने आप को रिपीट करता रहता है। डीएनए सीक्वेंस बहुत अपने आप को रिपीट करता है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम भी करता है कभी कभी। क्रोमोसोम नंबर 1 पर तकरीबन 3000 जीन है और वाई पर 250 जीन है तकरीबन। हमारे एक पॉइंट म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, वो पॉइंट म्यूटेशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में जो बदलाव है, ऐसे बदलाव हमारे शरीर के अंदर में 1.4 मिलियन लोकेशन पे है। तो आप और मैं, हम दोनों में जो अंतर है वो तकरीबन 1.4 मिलियन लोकेशन पर मिलेगा। और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से पूरी ह्यूमन हिस्ट्री बदल चुकी है। और कोविड से हम जो लड़ पाए वो यही सीक्वेंसिंग टेक्निक थी कि भैया पहले सीक्वेंसिंग करने में लोगों को सालों लग जाया करते थे, और फिर तो ये हुआ कि जब कोरोना वायरस आया था तो सुबह लीजिए और शाम तक अपना सीक्वेंसिंग का रिजल्ट ले जाइएगा। एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंजेस, कि भैया इस डीएनए की सीक्वेंस से नॉलेज निकालना भी बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ा इनॉर्मस टास्क है। साइंटिस्ट आज तक जो है वो लगे पड़े हैं इन्फॉर्मेशन निकालने में उससे। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आई हैं जिससे हम पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर पा रहे हैं और क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं कि भैया एक जीन दूसरे जीन पर क्या बदलाव लेकर के आ सकता है। और ऑल द ट्रांसक्रिप्ट इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ट्यूमर टेंस, भाई हमारे एक सेल के अंदर में, ये सिस्टम बायोलॉजी बोलते हैं, ये आजकल नहीं है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बाद सिस्टम बायोलॉजी, जिसमें हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर में जो प्रोटीन है वो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना रहे हैं और वो पढ़ते हैं हम। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, एक जीन एक प्रोटीन, अच्छा क्या इसके अंदर में प्रॉब्लम आ गई है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा 100 तरीके के प्रोटीन, वो आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं, किसकी वजह से क्या चीज़ हो रही है, इस तरीके का पूरा जंजाल बन जाएगा। आखिरी टॉपिक है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का डीएनए ले लीजिए, उस डीएनए के अंदर में 98% जो है जंक डीएनए है और 2% ऐसा है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन बनाने में। जंक का मतलब ये नहीं है कि बेकार है, अब जंक वाले के अंदर में कुछ रैंडम न्यूक्लियोटाइड है जिसका कोई अर्थ नहीं है,
और कई ऐसे हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं। तो हमारे डीएनए का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रिपीटेटिव डीएनए का होता है, और वो सैटेलाइट वाले रीजन के अंदर में होता है। ये ज़रा डिस्कस करते चलते हैं। तो ये मत समझ लीजिए, ये किसी भी व्यक्ति के जेनेटिक क्रोमोजोम है, तो मान लीजिए उस व्यक्ति के अंदर में हम देख रहे हैं, तो ये है वो व्यक्ति, और ये व्यक्ति के अंदर पर्सन ए पर्सन बी, तो हम जानते हैं कि रिपीट हो रहा है। तो मान लीजिए कि जो रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिपीट, ये वाला जो हिस्सा है, ये इतना जो हिस्सा है ये अपने आप को रिपीट करता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 4 बार इसने रिपीट किया हुआ है। ये जो हिस्सा है ये यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है, और इस वाले हिस्से, इस वाले व्यक्ति के अंदर में ये वाला जो हिस्सा है केवल 2 बार रिपीट हो रहा है। ऐसा हो सकता है। अब क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये व्यक्तियों में रिपीट हो रहा है। इस व्यक्ति में 4 बार रिपीट हुआ है, इस व्यक्ति में 2 ही बार रिपीट हुआ है। कोई और सीक्वेंस होगा वो इस व्यक्ति में 6 बार रिपीट हो रहा है, वही सेम सीक्वेंस इस व्यक्ति में 3 बार रिपीट हो रहा है। सेम सीक्वेंस, याद रखिएगा। तो क्या होता है कि व्यक्ति का जब हम क्या चलाएंगे, व्यक्ति का जब हम जेल चलाते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि कौन सा सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हुआ है। तो क्या करते हैं ना, पहले इसको समझ लेते हैं अपने बेसिक लेवल पे कि आपका पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस है। मान लीजिए ये डीएनए का सीक्वेंस है। अब डीएनए के सीक्वेंस में बहुत छोटा छोटा एरिया होता है जहाँ पर जीन होते हैं, बाकी सारा एरिया जो होता है नॉन कोडिंग होता है। नॉन कोडिंग वाले जो एरिया होते हैं या सैटेलाइट वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, किसी व्यक्ति के अंदर में AGAT 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 ऐसे रिपीट करता हुआ मिल जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये AGAT रिपीट करता हुआ हर ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। मान लीजिए मैं हूँ, तो मान लीजिए कि मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ऊपर की साइड अगर ATGAT AGAT 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 ऐसे है, तो मेरे अंदर है, तो तुम्हारे अंदर भी है। और अगर तुम्हारे अंदर है, बस अंतर इतना होगा कि हो सकता है मेरे अंदर में जो है ये रिपीट कर रहा हो 50 बार, और हो सकता है तुम्हारे में रिपीट कर रहा हो 15 बार, हो सकता है तुम्हारा दोस्त हो उसके अंदर में रिपीट कर रहा हो 20 बार। ये होगा ज़रूर हर व्यक्ति के अंदर में। अब आप बोलेंगे कि अगर ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है और इससे पता लगाया जा सकता है, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि हाँ, एक ही क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 में से हो सकता है कि 2 बच्चे ऐसे मिल जाएं जिनका AGAT जो रिपीटिशन सीक्वेंस है वो दोनों का ही 50 है। बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम केवल और केवल एक को कंसिडर नहीं करेंगे, हम एक से ज़्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस देखेंगे। भाई 2 बच्चों का हो सकता है कि AGAT दोनों बराबर हो जाए, और हो सकता है बच्चों का ऐसा भी हो जाए कि अब संभावना और कम हो जाएगी कि हम दूसरा रिपीटेटिव सीक्वेंस देख रहे हैं कि ऐसे 2 बच्चे कि जिनका AGAT रिपीटेटिव सीक्वेंस भी 50 है और GATA वाला रिपीटेटिव सीक्वेंस भी 25 है, तो और हम फिर तीसरा भी लेंगे। इससे क्या होगा कि हर एक व्यक्ति का एक पर्सनल बैंड बन जाएगा, कि उसका क्या हो जाएगा कि उसका एक पूरा का पूरा डेटा बन जाएगा कि AGAT 50, GTTA 70, 50 GTCGG 80, इस तरीके से उसका एक अपना, जैसे कंप्यूटर के अंदर में जब आप लॉगिन करते हैं तो सबका एक IP एड्रेस होता है 192.5, हर एक कंप्यूटर का वो इंडिपेंडेंट होता है। तो बस वैसे ही मान लीजिए कि 3 इंडिविजुअल हैं, 3 इंडिविजुअल के अपने अपने जीन्स होंगे, और जीन्स के अलावा उनके बीच में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस भी होंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ये AGAT वाला सीक्वेंस इसमें इतना रिपीट कर रहा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा रिपीट कर रहा है, इसमें बहुत कम रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से GATA वाले सीक्वेंस इसमें बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है, इसमें कम रिपीट कर रहा है, इसमें इतना रिपीट कर रहा है। तो ये केवल और केवल रिपीटेटिव सीक्वेंस वालों को अगर मैं निकाल करके देखूँ तो मुझे पता चलेगा कि इस व्यक्ति के अंदर में ये वाले सीक्वेंस 10 और 12, इसके अंदर में 14 और 7, इसके अंदर में 5 और 10। तो इसके हर एक व्यक्ति का एक इंडिपेंडेंट नंबर आ रहा है 10.12, इसका इंडिपेंडेंट नंबर आ रहा है 14.7, इसका इंडिपेंडेंट नंबर आ रहा है 5.10। अगर मैं 1000 लोग ले लूँ तो हो सकता है कभी 1-2 व्यक्ति ऐसे आ जाएं जिनका मिल जाए 14 और 7 ही। तो मैं केवल 2 नहीं लूँगा, मैं क्या लूँगा, कम से कम 5-7 लूँगा, ऐसे पैरेलल करके 5-7 लूँगा, और उससे हर एक व्यक्ति का अपना इंडिपेंडेंट वो बन जाएगा, इस तरीके से बैंड बन जाएगा। मतलब कि कभी कोई कत्ल होगा, कत्ल करने के बाद में वहाँ पर व्यक्ति जो है उसका GAT रिपीटिव देखूंगा, फिर ATCG रिपीटेटिव देखूंगा, फिर ये देखूंगा, फिर ये रिपीटेटिव मैंने 1 2 3 4 5 6 रिपीटेटिव सीक्वेंस मैंने देख लिए। अब 6 के 6 का जो है आपस में एक साथ हो जाना वो बड़ा मुश्किल है। तो फिर वहाँ से मुझे पता चलेगा अच्छा ये तो ये वाला व्यक्ति लग रहा है, तो पहले वाले व्यक्ति ने जो है वो कत्ल किया है। अब हो सकता है, अब देखो देखने के लिए तो ये अगर मैं केवल एक से चुनूं तो ये व्यक्ति कातिल साबित होगा, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए मैं कई सारे लेकर के चूज़ करूंगा। तो ये तो हो गया कोर प्रिंसिपल कि जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है।
बाकी एनसीईआरटी ने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि भैया इसका प्रोसेस जो है वो आप किस तरीके से करेंगे कि डीएनए को आइसोलेट कर लीजिए, फिर उसको डाइजेस्ट कर लीजिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को सेपरेट कर लीजिए और फिर उसको नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे डाल के ट्रांसफ़र कर लीजिए, प्रोब से उसको देख लीजिए। ये केवल देखने का प्रोसेस है। क्या करना चाहिए कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए निकाल लिया, फिर उसको काट करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने के बाद उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे बैठ के चला लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चलाने के बाद आपने उसको क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि जब आप उसको जेल पे रखेंगे तो जेल डिफ्यूज़ हो जाएगा, तो आप उसको परमानेंट बनाना चाहते हैं। तो अब अगला प्रोसेस है परमानेंट बनाने का। परमानेंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे उसे ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद उसके ऊपर जो है वो रेडियो लेबल्ड क्या भेजेंगे, रेडियो लेबल्ड प्रोब भेजेंगे। प्रोब भेजने के बाद वहाँ पर आप उसको एक्सरे फिल्म से एक्सपोज कराएंगे और फिर उसका एक्सरे निकाल के रख लेंगे। ये प्रोसेस है केवल और केवल किसका, उसको परमानेंट बनाने का। मतलब कि अगर मान लो कि किसी को सज़ा हुई है और आप लैब को बोला गया है, फॉरेंसिक लैब को बोला गया है कि इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करो, तो ये वाला जेल लेकर के तो नहीं वहाँ पे जज साहब के पास जाएंगे ना, तो जज साहब के लिए वो उसको परमानेंट कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है आपका फाइनली।